एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी या फिर सिंपली वेव थ्योरी। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और बाद में दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी। जे थॉमसन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के अंदर इक्वल अमाउंट में होता है, इसीलिए एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। लेकिन उनका ये मॉडल ज़्यादा दिन नहीं चला क्योंकि उनका वो मॉडल रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था और फिर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल आया। रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर मॉडल में बताया कि एटम का सारा मास एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है और इलेक्ट्रॉन्स उस सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए उसे प्लैनेटरी मॉडल भी कहा गया। रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम एटम की वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था उसके अंदर अगर आपने वॉल्यूम का रेशो निकाला तो वो 10⁻⁻15 मीटर आया भी होगा। तो ये वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, जिससे ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एटम की जो मैक्सिमम स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी होता है। तो ये सारी बात थी रदरफोर्ड मॉडल की, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी एक अल्टीमेट मॉडल साबित नहीं हुआ क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल के बाद कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जिनको रदरफोर्ड मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। खैर, उन सारी डिस्कवरीज को बाद में बोर ने एक्सप्लेन करते हुए एक नया एटॉमिक मॉडल दिया। तो हम नए एटॉमिक मॉडल की बात करें उससे पहले हमें उन डिस्कवरीज़ की बात करनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या हम रेडिएशन थ्योरी हम बोल रहे हैं, ये उन डिस्कवरीज़ में से ही एक डिस्कवरी थी। तो हम वेव थ्योरी की बात करें उससे पहले कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बचपन में आपने सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन, ये किसी भी एटम के सिंबल का है, जहाँ पर जो एक्स है ये किसी भी एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला डिनोट करता है। लेकिन हम जब अपनी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ सिंबल्स इस तरीके से दिखाए जाते हैं। देखिए, अब ज़रा रिलेट करेंगे तो यहाँ पर जनरली जो आपको लिखा मिलेगा, क्वेश्चंस जितने भी आएंगे वो यहाँ पर इस सिंबल की फॉर्म में आएंगे, जहाँ पर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के अंदर मास नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है? इट इज़ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर जो टर्म यूज़ की हुई है न्यूक्लियन, मैंने कल आपको बताया था न्यूक्लियन क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर प्रोटॉन भी आता है और न्यूट्रॉन भी, इसीलिए मास नंबर के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो यहाँ पर नीचे ये सबस्क्रिप्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये बताता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूट्रल स्टेट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होते हैं। तो अगर आप बात करें एक न्यूट्रल एटम की तो आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस केस में एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज स्पीशीज़ के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर डिस्टर्ब नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट हाँ, न्यूट्रल एटम के अंदर आप बोल सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है, इसीलिए आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। बात करें अगर हम कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक सिंबल के रिप्रेजेंटेशन की, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्या देखना है कि यहाँ पर सिंबल तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये एटॉमिक मास नहीं है, ये एटॉमिक नंबर है। इस हीलियम का एटॉमिक मास यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, दैट इज़ 4। तो ये था एटॉमिक सिंबल के बारे में। अगर आपको ये तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई है तो कुछ और टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। इसमें से फर्स्ट है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, डिफरेंट एटम। अगर एक ही एलिमेंट है इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, तो चेंज क्या होगा? उनका मास। जैसे कि आप बात कर रहे हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो यहाँ पर बेशक क्लोरीन 35 है या क्लोरीन 37 है। मैंने नीचे यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोरीन का 35 है और यहाँ पे क्लोरीन 37 है।
तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोटॉप्स हो गए, क्योंकि है तो दोनों क्लोरीन ही, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। सो दीज आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऐसे ही सिर्फ क्लोरीन ही नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अगर आप देखिए कार्बन 12 के अंदर यहाँ पर 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। अगर हम कार्बन 13 की बात करें तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, अगर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, अगर एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे। तो हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, सिंपली जो मास नंबर है इसमें से आप प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। 12 में से 6 गया तो बचेंगे 6 न्यूट्रॉन। अगर 13 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 7 न्यूट्रॉन। अगर 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 8 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और आइसोटॉप्स का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में हाइड्रोजन ही आता है, क्योंकि हाइड्रोजन हमने बहुत पहले से पढ़ा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, दैट इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। रिप्रेजेंट कर देते हैं हम 1H1, 2H1 एंड 3H1 से। तो वो भी तीनों आइसोटॉप्स है, पर है तो तीनों क्या, हाइड्रोजन ही। और बात करते हैं हम, नेक्स्ट टर्म है हमारी आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, ये एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है। देखिए आर्गन और कैल्शियम, इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसीलिए तो ये दो अलग अलग एलिमेंट है। अगर इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता तो ये दो अलग अलग एलिमेंट नहीं होते, ये एलिमेंट एक ही होते। जैसे कि इसके अंदर बात करें, यहाँ पर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसीलिए ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। पर ये इस केस में नहीं है, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए ये आइसोबार्स है। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक मास तो सेम है। नेक्स्ट टर्म इज आइसोटोन, ये बिल्कुल न्यू टर्म है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, दीज आर दोज एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, यहाँ पे ना हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं ना हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ ना हम सेम एटम की बात कर रहे हैं ना हम डिफरेंट। हमें बस ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान देना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो ज़रा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे हाइड्रोजन के केस के अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास है 3 और यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 1। तो फिर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसके एटॉमिक मास में से इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे, क्योंकि एटॉमिक मास मतलब क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। माइनस अगर आप प्रोटॉन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रॉन। तो 3 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी योर 2, मीन्स देयर विल बी 2 न्यूट्रॉन्स। अगर आप हीलियम की बात करेंगे तो 4 में से अगर आप 2 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेंगे 2 न्यूट्रॉन। तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, इसीलिए ये दोनों आइसोटोन्स हो गए। ये एक और एग्जांपल है यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, वो नॉर्मल आइसोटोप है। यहाँ पे नाइट्रोजन 15 ले रखा है, ये भी नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है। यहाँ पर कार्बन का दूसरा आइसोटोप ले रखा है, जो कार्बन का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है, दैट इज कार्बन 12। लेकिन यहाँ पर हमने कार्बन 14 लिया है और इसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है। इन तीनों ही केस में आप देखेंगे, अगर आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें जो न्यूट्रॉन का नंबर आया है यहाँ पर तीनों ही केस में सेम आया, दैट इज 8। तो ये तीनों ही किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, आइसोटोन्स की। नेक्स्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो दीज आर एटम्स और आयन्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। हमें पता है ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जितने भी है, यहाँ पे एनायन है, तो ऑक्सीजन एनायन की फॉर्म में है, तो इसने क्या किया है, 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो ऑक्सीजन का खुद का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में, लेकिन इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसके पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 11 में से एक गए, तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। सेम हम मैग्नीशियम के साथ देखते हैं, मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12, लेकिन ये मैग्नीशियम आयन है, यानी कि मैग्नीशियम केटायन 2 पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 12 में से 2 गए, तो फिर से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और उसके 3 पॉजिटिव
आयन की वजह से वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो 13 माइनस 3 इज अगेन इक्वल्स टू 10। तो हमने देखा इन सारे के सारे केसेस के अंदर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो सारे के सारे केसेस में इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज 10। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द एटम और आयंस। यहाँ पे न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन, अपने नियोन भी डाल सकते हैं। नियोन, क्या नियोन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इन सभी के अंदर? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि नियोन का तो एटॉमिक नंबर ही 10 होता है। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि वो आपका हमेशा एटम ही हो या फिर आयन भी हो सकता है। तो ये नियोन यहाँ पर एटम है, लेकिन ये बाकी जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, इट मीन्स दीज आर आयंस। ये सारी की सारी जो स्पीशीज़ हमें नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, मीन्स इनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतनी जो हमने टर्म्स डिस्कस की है उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर होते हैं किसके? डिफरेंट नंबर होते हैं न्यूट्रॉन्स के। लेकिन अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो उनका जो प्रोटॉन का नंबर है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एज वेल एज न्यूट्रॉन, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। वहीं अगर हम आइसोटॉन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर सेम नंबर होते हैं किसके? न्यूट्रॉन्स के। और अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करें तो वहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन ऑफ द डे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस ऑफ द डे। तो आई होप आप बहुत ईजिली इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर सॉल्व कीजिए और देखिए इनमें क्या रिलेशनशिप है। ये सारी स्पीशीज़ आइसोटॉप्स है, आइसोटोन्स है या आइसोबार्स है, यहाँ पर आपको देखना है और बताना है। अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट्स हेडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम। एक्चुअल में हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसका जवाब रदरफोर्ड मॉडल नहीं दे पाया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती क्या है, देखते हैं उसके पोस्टुलेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी और उन्होंने लाइट रेडिएशन को स्टडी किया था और बताया था कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो यहाँ पर ये जो रेडिएशन की फॉर्म में लाइट है वो आ रही है। तो रेडिएशन जो है उसके अंदर दो चीज़ होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। देखिए आप ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस दिखा रखी है। अगर आप इस डायरेक्शन को मीन्स आप मान लीजिए कि जो एक्स वाली जो ये डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर ही जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है, अगर आप 3D के अंदर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर ये जो वाली जो ब्लू लाइन है जेड एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करेगी, और जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन्स जो वाई एक्सिस के अराउंड आप देखिए यहाँ पे ये वाई के अराउंड है, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एक्स है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर है, यानी कि सारे के सारे परपेंडिकुलर है। तो इसमें सेकंड पोस्टुलेट में यही बताया गया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट होती है वो भी इनके परपेंडिकुलर होती है। सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट था कि रेडिएशन पजेस वेव कैरेक्टर। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर भी ये जो रेडिएशन है वो हमेशा ऐसे लहराती हुई जाती है, ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं वेव कैरेक्टर। रेडिएशन का हमेशा वेव कैरेक्टर होता है और उसकी जो स्पीड होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। और मैं आप सबको पता है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, काफ़ी हाई स्पीड है। तो रेडिएशन जो है उनको कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपगेशन के लिए। आपको पता है सूरज कितनी दूर है, लेकिन सूरज की रोशनी धरती तक कितनी आसानी से पहुंच जाती है। बीच में स्पेस है, फिर भी वहाँ पर वैक्यूम है, लेकिन उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, तभी तो वो इतनी ईजिली पहुँच रही है। अदरवाइज़ अगर आप साउंड वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स को तो मटेरियल मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन के लिए। इसीलिए अगर आप वैक्यूम में बोलते हैं या फिर स्पेस में जाके अगर आप चलाएंगे भी तो आपकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स जो होती हैं उन्हें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं लाइट वेव्स की या रेडिएशंस बोल दीजिए, तो उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये थे मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ पॉइंट्स। तो जब हमने यहाँ पर बात कर ही ली है वेव्स की, तो हमें कुछ और टर्म्स
से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, वैसे ही कोई भी टर्म मेरे को नहीं लगता कि कुछ आपको एलियन जैसी लगेगी, आपने सारी टर्म्स पढ़ी है लोअर क्लासेस के अंदर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक वेव का है, लहर टाइप दिख ही रही है आपको। तो इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर जा रहा है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम यहाँ पर ये क्रस्ट बोल रहे हैं, जो नीचे आ रहे हैं इनको ट्रफ बोल रहे हैं। अब फर्स्ट है यहाँ पर वेवलेंथ। क्या होती है वेवलेंथ? इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। और ये जो लैम्डा है क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ? जो दो कॉन्जिक्यूटिव जो लगातार आपको नजर आ रही है, जो ऊपर एक ये हो गया और एक ये हो गया, जो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट है या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ है, मीन्स लगातार वाली जो ट्रफ है इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है वेवलेंथ है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जब बात डिस्टेंस की हो गई तो इसका मतलब इसकी यूनिट होगी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीन्स डिस्टेंस की यूनिट होगी। खैर, तो जो डिस्टेंस है जो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ का, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। मान लीजिए आप यहाँ पर अपनी आंखें गड़ाए रखें और देखें कि 1 सेकेंड के अंदर यहाँ से कितनी वेव्स पास होगी, उसी को हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ये वी नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, कुछ इस तरीके से होता है वी न्यू का सिंबल, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिस इज न्यू। सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। आप अपनी ऑब्जर्वेशन किसी एक पॉइंट पर रखें और उसके बाद अगर आप चेक करें कि यहाँ पर 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स निकल रही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो सबको पता है, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हो गई। यहाँ हम बात करें वेलोसिटी की स्पीड की, तो वेलोसिटी की स्पीड क्या हो जाती है? इट इज़ मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम फ्रीक्वेंसी की स्पीड की बात करें, सॉरी फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ 1/टाइम पीरियड। क्योंकि हम बात करें 1 सेकेंड के टाइम की, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया हमारे फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात। वेलोसिटी हमें पता है, वेवलेंथ की भी हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस, इसकी जो मीन पोजीशन है वेव की, इससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस, ये जो हाइट हो गई, इस हाइट की बात कर लो या इस डेप्थ की, इस गहराई की बात करो। ट्रफ बोल रहे हैं तो हम गहराई की बात करेंगे, अगर हम क्रस्ट बोल रहे हैं तो हम इस हाइट की बात करेंगे, उसी को हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। जब आप हाइट की बात करें तो हाइट तो हम मीटर में या सेंटीमीटर में, मीन्स डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसकी यूनिट भी डिस्टेंस की ही यूनिट होगी। नेक्स्ट टर्म इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? इट इज़ नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर, अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे थे उस टाइम हमने क्या किया था, हमने एक पॉइंट को अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लिया था और देखा था कि 1 सेकेंड में उसमें से कितनी वेव पास हो रही है किसी एक पॉइंट से, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम सेकंड यानी कि टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेंथ की। हाँ, हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में से कितनी वेव्स पास होंगी, उसी को हम बोल देंगे वेव नंबर। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट थी 1 में टाइम पीरियड, सेकेंड इनवर्स हो गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिस्टेंस यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये बात थी कुछ टर्म्स की। अब हम कुछ रिलेशंस देख लें। ये मैंने अभी आपको बताया भी था, ये न्यू बार जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर को। लैम्डा इज योर वेवलेंथ। तो अभी इससे भी आप, इस रिलेशन से भी आप पता लगा सकते हैं कि वेव नंबर की यूनिट क्या होगी, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ की यूनिट तो डिस्टेंस की यूनिट होगी। तो वेव नंबर की हो जाएगी डिस्टेंस इनवर्स, इट मे बी सेंटीमीटर इनवर्स, इट मे बी मीटर इनवर्स, इट मे बी मिलीमीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट इज योर रिलेशन। ये भी बहुत ही पुराना रिलेशन है, आपने पहले किया हुआ है। यहाँ पर दिस इज योर फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में लैम्डा। तो ये दो रिलेशन है। इस बार भी इस दोनों रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम में, तो वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? हमने अभी अभी रेडिएशंस की बात की, तो रेडिएशंस वो नहीं जो सिर्फ आप देख सकते हैं। रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है पूरा हम बोल सकते हैं वो बहुत ही ब्रॉड है। रेडिएशन जो है उनमें काफ़ी, एक रेडिएशन दूसरी रेडिएशन से अलग है, पर क्यों होती है वो अलग? क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग होती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती है। हमें एक्सरेज दिखती नहीं है, लेकिन अगर आपके हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाए या कुछ प्रॉब्लम होती है तो मशीन में रखा जाता है और आपकी बॉडी से एक्सरेज को निकाला जाता है।
और उसके रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन की वजह से ही आपकी बॉडी की एक इमेज बनती है। तो बेशक आप एक्स रेज नहीं देख पा रहे, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस तो है। तो इसका मतलब रेडिएशन वो नहीं जो सिर्फ आप देख सकते हैं, रेडिएशन का दायरा बहुत बड़ा है। तो रेडिएशन एक दूसरे से डिफर करती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग है। लेकिन अगर आप सारी की सारी रेडिएशंस को एक डेफिनेट अरेंजमेंट में रखें, अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्रिक्वेंसीज, बोल सकते हैं कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर बोला हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों? वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन है वो तो आप इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। दिस इज योर फ्रिक्वेंसी और यहाँ पर लैम्डा c बाई लैम्डा है। तो इधर से ही आपको पता चल ही गया होगा कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में हमेशा इन्वर्स का रिलेशन होता है। वैसे एक बात बता दूँ, ये फार्मूला मुझे याद करने में इतना ईजी सा फार्मूला है, पर पता नहीं क्यों मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। लास्ट में जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसी से मुझे पता चला, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी यूनिट मैं कभी नहीं बोलती, इसकी यूनिट हमेशा होती है मीटर पर सेकेंड। और मुझे अभी अभी डेफिनेशन से ही पता चला कि फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, या फिर हम उसे हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो इसीलिए मैं अब यहाँ से सीधा इस यूनिट कंपैरिजन से भी क्लियर कर सकते हैं कि मैंने देखा था अभी लास्ट ईयर भी जब मैंने काफ़ी सारे बच्चों की शीट्स चेक की थी, तो ये जो यही वाला रिलेशन है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा लिख रहे हैं, काफ़ी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग न्यू इक्वल्स टू c लैम्डा कर रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है आप डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। कभी अगर स्टक हो जाए एग्जाम्स में तो कुछ नहीं करना, आप एक बार डायमेंशन चेक कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। चलिए वापस आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने इसको पूरे को अरेंज किया है, सारी रेडिएशंस को अरेंज किया है पूरे एक सेट के अंदर, या तो हम कर रहे हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब नीचे देखिए यहाँ पर ये वेवलेंथ का स्केल है 500, 600, 700। तो आप यहाँ जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर आप बात करें इसी डायरेक्शन में तो फ्रिक्वेंसी तो डिक्रीज ही होगी। ये देखिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का स्केल दिया हुआ है, तो यहाँ पर वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे पॉजिटिव स्केल है। ओके, अब हम बात करते हैं उस एरिया की जो आप देख सकते हैं, वो बात कर रहे हैं हम विजिबल एरिया की। तो ये जो पूरे जो स्केल है इसमें देखिए एक्स रे है, यूवी रेज है। यूवी रेज लाइट का एक बहुत ही छोटा, एक बहुत ही नैरो पोर्शन है जो हम देख सकते हैं, अदरवाइज लाइट का बैंड तो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर इंफ्रारेड रेज भी है, रेडार रेज है, इसको हम रेडियो वेव्स भी बोलते हैं। यहाँ पर हम जो जितने भी टीवी सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, सारे के रेडियो वेव से ही होते हैं। बाकी माइक्रोवेव्स भी है। ये देखिए ये जो है यूवी रेडिएशंस है, ये गामा रेडिएशन है। यहाँ पर सिर्फ ओवन बना दिया, देख नहीं पाएंगे आप, तो पर ये माइक्रोवेव रेडिएशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट, तो अब मैं आज के लिए इतना ही। तो मुझे लगता है आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थ्योरी दी गई थी मैक्सवेल ने वो समझ में आई होगी। हमने आज बेसिक टर्म्स थी उनको एक बार रिवाइज कर लिया, क्योंकि उनका बार बार यूज़ होता रहेगा। तो बारी है आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे एक और है, क्योंकि आज आपको 2 करने हैं असाइनमेंट्स। ये है आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप रिलेशन हैं वो आप यूज़ करके कर सकते हैं। थैंक यू।